बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताहिर इकबाल हूं। आज हम बात करेंगे जनरल बिपिन रावत के बारे में। अपनी पिछली वीडियो के अंदर हम बात कर चुके हैं मी-17 V5 हेलीकॉप्टर के क्रैश और इस क्रैश के इर्द गिर्द जो कॉन्ट्रोवर्सीज हैं और कॉन्स्पिरेसी थियरीज बयान की जा रही हैं उनके मुतालिक। इसी तरह से जनरल बिपिन रावत की जिंदगी के इर्द गिर्द भी बेशुमार कॉन्ट्रोवर्सीज थी और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बयान की जाती हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि दिस वाज नॉट मेयर एन एक्सीडेंट। और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या क्या मुहर्रकात थे, आज हम बात करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको समझनी है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी 2014 में इक्तदार की मसनद पर आकर बैठता है तो ये सोचता है कि हिंदुत्व सोच को, इस शिद्दत पसंद सोच को हिंदू सोसाइटी में, इस इंडियन सोसाइटी के अंदर किस तरह से पेनिट्रेट किया जाए, इन्फिल्ट्रेट किया जाए, इंजेक्ट किया जाए। और वो मुख्तलिफ लोगों को देखता है। इसी तरह से वो आर्मी के अंदर और पुलिस के अंदर और स्टेट के डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर इस सोच के हामी लोगों को लेके आता है जो कि इस सोच को सपोर्ट करें। तो तलाश जब होती है तो ये बंदा सामने आता है, जनरल बिपिन रावत। और इस बात के प्रूफ के लिए दो तीन चीजें मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। जनवरी 2016 में इन्हें आर्मी के अंदर प्रमोशन मिलती है और वो ओहदा है जनरल ऑफिस कमांडिंग इन चीफ, सदर्न कमांड। तो ये 1 जनवरी 2016 के अंदर इन्हें ये ओहदा दिया जाता है। और जो अस्करी माहरीन वो बड़े हैरान होते हैं कि ठीक 8 महीने के बाद सितंबर में इन्हें प्रमोशन, एक और प्रमोशन मिल जाती है और इन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाता है विद इन 8 मंथ्स। और बात यहां तक रुकती नहीं, 3 माह के बाद इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाता है दिसंबर 2016 के अंदर। तो इतनी सुबह गिरफ्तारी से इन्हें प्रमोशंस देकर आर्मी का चीफ बना दिया गया। जब मैं ये बात करता हूं कि ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी के एक बड़ा अहम मोहरा थे, इस बात के सबूत के लिए कि जब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने तो इन्होंने आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से इन यूनिफॉर्म इन पब्लिक मुलाकात की और अपने इस क्लेम को डिफेंड भी किया, ये कहते हुए कि ये हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे मुलाकात करने में कोई आर नहीं है। और यहां रुककर एक बात कि आरएसएस ने अपने मुखालिफ नजरियात के हामी लोगों का, और जिसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, जिसमें जर्नलिस्ट भी हैं, जिसमें आम लोग भी हैं, उनका बेदरेग कत्ल किया है। इसका आगाज गांधी के कत्ल से होता है और जो गांधी का कातिल था वो आरएसएस का नुमाइंदा था। तो ये एक छोटी सी डिबेट। और ये भी पढ़ लीजिए कि जब आरएसएस अवाइल में जब डिवीजन होती है इंडो पाक की, तो आरएसएस इंडिया के झंडे को नहीं मानती थी जिसे हम तिरंगा कहते हैं, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानती थी, जिसकी वजह से जो नेहरू साहब हैं उन्होंने आरएसएस के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। अब ये बैकग्राउंड है आरएसएस का और ये इनके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। अब कुछ चीजें इनकी जात के इर्द गिर्द ऐसी इकट्ठी हो चुकी हैं, ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज इकट्ठी हो चुकी हैं जिनसे इनका इमेज पीछा नहीं छोड़ा सकता। मैं 2-4 चीजें आप लोगों के सामने रखता हूं कि जब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से आज से 4 से 5 साल पहले की बात है, एक वीडियो बड़ी वायरल होती है, उसके इमेजेस बड़े वायरल होते हैं कि इंडियन आर्मी की एक जीप है, उस जीप के आगे एक कश्मीरी नौजवान को बांधा हुआ है। तो ये वाकया कुछ इस तरह से था कि इंडियन आर्मी का एक बदनामे जमाना मेजर जिसका नाम लीतल गोगोई था, उसने अपनी जीप के आगे एक कश्मीरी नौजवान फारूक अहमद डार को बांध दिया और पूरे कश्मीर में घुमाया। बात यहां रुकती नहीं है। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत, ये उनकी तारीफ करते हैं, इन्हें अपने पास बुलाते हैं और तौसीफी सनद भी देते हैं। तो आप ये देख लीजिए। अब पाकिस्तान में इसके बरक्स चलते चलते ये बात भी कर ली जाए कि वो शख्स जो कि हजूम में एक शख्स को बचाने की कोशिश करता है, मलक अदनान, उसको बुलाते हैं कि तुमने इंसानी जान को बचाने की कोशिश की, इस वजह से तुम्हें तौसीफी सनद दे रहे हैं। दोनों मुआशरों का तजाद आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि जनरल बिपिन रावत उस शख्स की, उस मेजर की, बदनामे ज़माना मेजर की, जो ह्यूमन राइट वायलेशन में मुलव्वस है, जो कत्ल आम में मुलव्वस है, उसको तौसीफी सनद भी दे रहे हैं। एक तो ये बात। फिर इंडियन आर्मी के अंदर जो खवातीन हैं उनके मुतालिक इन्होंने बड़ी अजीब बात की। ये बात आप गूगल कर लीजिए और पढ़ लीजिए और शर्म से आपकी आंखें झुक जाएंगी। वो बात मैं आप लोगों के सामने नहीं रख सकता, वो बात नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन इस जिम्मेदार पोस्ट पर बैठकर इतनी गैर जिम्मेदारी से बात की कि वो एक कंट्रोवर्सी का बायस बनी। जो विमेन है, जो विमेन आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनके बारे में बात की। कश्मीर के हवाले से इनका बड़ा अजीब गरीब और सख्त मौक़िफ़ था।
ایک بات بڑی امپورٹنٹ کہ انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر جب پولیٹیکل معاملات کے اوپر بھی بات ہوتی ہے تو دیٹ از ان کنسلٹیشن ود انڈین چیف آف آرمی اسٹاف. تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات کہی جاتی ہے کہ 2019 میں 5 اگست کو جو کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس آرٹیکل 370 اور 35A کو رپیل کرنے کے متعلق جو بات ہوتی ہے ان میں بڑا اہم کردار تھا جنرل بپن راوت کا. اور اس کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں اور کشمیر میں جو ظلم و استبداد کا بازار گرم کیا جاتا ہے اور انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو گھروں میں محصور کر دیا جاتا ہے، ہاسپٹلز بند ہو جاتے ہیں، رات 8 بجے آپ کے گھروں میں لائٹ آف ہو جانی چاہیے اور آپ کو سو جانا چاہیے، یہ سارے معاملات اس میں اہم کردار تھا جنرل بپن راوت کا. اور ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے بڑی عجیب و غریب سی دی. جب کشمیری بچے جو ہیں وہ پیبلز جو ہیں، کنکر جو ہیں یا پتھر جو ہیں ان کی طرف مارتے ہیں تو انہوں نے بات کی کہ یہ پتھر مارتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں یہ ہمیں فائر کریں تو پھر میں نے بتاؤں گا جی انڈین آرمی کیا ہے. تو اس طرح کی باتیں کہنی نہیں چاہیے ایک آرمی آفیسر کو اس لیول پہ آ کے. اور یہ انہوں نے بات کی اور انہیں انڈیا کے باہر بڑا حدف تنقید بنایا گیا. تو یہ کچھ کانٹروورسیز تھیں ان کے بارے میں اور بے شمار اس طرح کے بیانات چائنا کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں جو انہوں نے دیے اور جس کی وجہ سے یہ ایک کریٹیسائز انہیں کیا جاتا رہا. اب جب ہم بات کرتے ہیں جب یہ آرمی چیف کے عہدے سے ریٹائر ہوتے ہیں 2019 میں دسمبر میں اور انہیں فوراً ہی بنا دیا جاتا ہے کیونکہ یہ ابھی مودی حکومت چل رہی ہے، مودی حکومت برسر اقتدار 2019 میں آ چکی ہے. تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بندہ اگر ریٹائر ہوتا ہے تو بڑا نقصان ہوگا، یہ تو ہندتوا سوچ کا بڑا حامی ہے تو اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. تو ایک عہدہ کریٹ کر دیا جائے، کرافٹ کر دیا جائے اور پھر آرمی رول کے اندر چینج کر دیا جائے. جو ایج ہے 64 سپر اینویشن جو ایج ہے وہ 62 سے بڑھا کر 65 کر دی جائے تو تب ہم اس بندے کو صحیح طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. تو ایک عہدہ کریٹ کیا گیا چیف آف ڈیفنس سٹاف کا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا. اور جب یہ عہدہ کریٹ کیا گیا تو پھر جنرل بپن راوت واز دس موسٹ سوٹیبل پرسن، اس کو وہاں پر لگا دیا گیا. اب اس عہدے کا مقصد یہ تھا کہ تینوں جو سروسز ہیں، جو ٹرائی سروسز جو ہیں ان کو انٹیگریٹ کرنا ہے، نیوی کو، ایئر فورس کو اور آرمی کو انٹیگریٹ انہوں نے خاک کرنا ہے. تینوں سروسز کے جو لوگ ہیں جو ان کے چیف تھے وہ ان سے بڑے نالاں تھے. اور ایک مثال میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے انڈین ایئر فورس کے بارے میں بات کی کہ جی انڈین ایئر فورس جو ہے وہ انڈین ڈیفنس نیٹ ورک اور انفراسٹرکچر کا ایک سپورٹنگ آرم ہے. اس چیز کے اوپر جو انڈیا کے جو ایئر فورس کے چیف تھے RKS بھدوریا، انہوں نے بڑا سٹرونگ ریئیکشن دیا. تو ایک تو انہیں یہاں پر بھی مار کھانی پڑی. اس کے علاوہ جو باقی جو سروسز ہیں ان کے بھی جو چیف تھے وہ بڑے نالاں تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی ملٹری ہارڈ ویئر خریدنا ہے تو ان سے اجازت لینی پڑتی ہے، ان سے مشاورت کرنی پڑتی ہے، تو ہمارے کام جو ہے وہ سمودلی نہیں چل رہے. تو یہ بھی ایک چیز بیان کی جاتی تھی کہ جی تینوں سروسز کے جو لوگ تھے وہ ناراض تھے، نالاں تھے. بالخصوص آرمی کے اندر ایک جنبش پائی جاتی تھی، ایک ناراضگی پائی جاتی تھی ان کو لے کر. اس کی میں وجہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ ان کے دور کے اندر آرمی کے اندر ایسے مس ایڈونچر کیے گئے جو کہ آرمی کی بدنامی کا باعث بنے. سب سے پہلے دسمبر 2016 میں جب یہ چیف آف آرمی سٹاف بنتے ہیں تو کچھ ماہ کے بعد ان دی مڈ آف 2017 ڈوکلام سٹینڈ آف ہوتا ہے. ان کا پہلا ٹیسٹ تھا اور ڈوکلام جو ہے چائنا اور بھوٹان کے مابین ایک سرحدی تنازع ہے، ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. اور چائنا کا موقف یہ ہے کہ وہ علاقہ اس کا ہے، اگر وہ اس علاقے پر آ جاتا ہے تو جو چکنز نیک ہے، انڈیا کی جو چکنز نیک ہے، انڈیا کی سب سے بڑی جیوگرافیکل فالٹ ہے جسے ہم سلیگوری کوریڈور کہتے ہیں، وہ وہاں سے صرف 127 کلومیٹر کے فاصلے پر رہ جاتی ہے. تو انڈیا یہ چاہتا ہے کہ کبھی بھی چائنا اس مقام تک نہ پہنچے. فور 70 ڈیز دونوں کے ٹروپس، انڈین ٹروپس اور چائنیز ٹروپ ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے رہتے ہیں اور انڈین ٹروپس دیکھتے رہتے ہیں اور چائنیز ٹروپس جو ہیں وہ وہاں پر انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں، روڈز بناتے ہیں، ایئرپورٹس بناتے ہیں اور پورا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں. آرمی کے اندر بڑی بدگمانی پائی جاتی ہے ہمیں کیوں آرڈرز نہیں دیے گئے، اور دوسری طرف وہ اپنا سب طرح سے تیاری کر چکے ہیں. تو ایک تو یہ چیز لے کر بھی آرمی کے اندر یہ ایک بڑی بدگمانی اور بڑی جنبش پائی جاتی تھی کہ یہ کیوں ہوا. پھر چائنا کے ساتھ ان کے جتنے معاملات ہیں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر انہیں ہمیشہ مار پڑی، چاہے وہ اروناچل پردیش ہو، چاہے وہ سکم کے ارد گرد معاملات ہو، چاہے وہ پینگونگ لیکس ہو، چاہے وہ فنگر 8 کے معاملات ہو، یا گلوان والی ہو، یا لداخ ہو. ہر جگہ پر انڈین فورسز کو بدنامی سمیٹنی پڑی.
गलवान में इनके फौजी जो हैं उन्होंने जो चाइनीज ट्रूप्स हैं उन्होंने वीडियोस भी बनाए, उन्हें पता था इनका मीडिया बाद में भड़के मारेगा, अपनी जांबाजी के किस्से सुनाएगा, तो हम पहले वीडियो बना लें हमने इनका हाल क्या किया, लातें घूंसे और छड़ियां मार के इनके काफ़ी सारे फौजी जो हैं वो मार दिए और इंडियन फौजी की बड़ी इंडियन जो ट्रूप्स हैं इनके फोर्सेस जो हैं इनकी बड़ी बदनामी हुई। और पाकिस्तान के साथ एलओसी हर दूसरे रोज़ कोई ना कोई फायर होता है, पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर गोलाबारी करते हैं और आम जो इनोसेंट सिविलियंस हैं उनको मारते हैं। और पाकिस्तान ने अपने ऑब्जर्वर्स जो हैं, जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं, उनको भी विजिट करवाया। आप देख सकते हैं कि ये आम जो लोग हैं इनको निशाना बना रहे हैं। अफगानिस्तान को लेकर भी इस शख्स को काफ़ी बदनामी समेटनी पड़ी, लेकिन इस दौर के अंदर ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ था। मतलब है कि इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए, तो इसका काम था इनके वहाँ पर ये लोग जो हैं वो एक सारा जाविया तरतीब दे रहे थे, एक पूरा मैप बना रहे थे, तो वहाँ से भी इनको निकलना पड़ा और बदनामी समेटनी पड़ी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इंडियन जो फोर्सेस हैं उनके अंदर काफ़ी गम गुस्सा था इस शख्स को लेकर, और यही कॉन्स्पिरेसी एक तरफ इशारा करती है कि इसका जहाज़ जो क्रैश हुआ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके मुखालफिन काफ़ी ज़्यादा थे। तो ये सारी बातें की जाती रहीं। फिर पुलवामा इंसिडेंट को लेकर भी इन पर बड़ी तनकीद की गई और जो मारे जाने वाले फौजी हैं उनकी फैमिलीज़ ने बड़ी तनकीद की, इनके दोस्त अहबाब ने बड़ी तनकीद की कि जी ये क्यों मारे गए, सिक्योरिटी क्लियरेंस कहाँ थी, जनरल बिपिन रावत कहाँ था। फिर एक बात बाद में फिर सामने आती है कि जी एक खुद मरवाए गए, एक इलेक्शन ड्रामा क्रिएट करने के लिए, एक सपोर्ट विन करने के लिए, ताकि मोदी को इलेक्शन जितवाया जाए। जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ट्रूप्स के अंदर जो फौजी हैं, आम लोग हैं, उनके अंदर एक बड़ा गम गुस्सा पाया जाता था, लेकिन वो इजहार नहीं कर सकते थे क्योंकि इसका रिएक्शन हो सकता था। फिर इसी के दौर के अंदर कुलभूषण यादव पकड़ा जाता है और इंडिया का केस वीक हो जाता है। फिर इसी के दौर के अंदर इंडियन एयरफोर्स के 2 जो इनके एयरक्राफ्ट थे वो मारे गए और अभिनंदन पकड़ा गया, और जिस जिल्लत का सामना उसे करना पड़ा, जो उसे मार पड़ी और जो उसका इमेज बार बार सामने आता है, तो वो भी आप लोगों के सामने है और बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा इस इशू को लेकर भी। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि एक कॉन्ट्रोवर्सीज डेवलप करती हैं एक शख्स के इर्द गिर्द, इसके इमेज के इर्द गिर्द, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये एक महज हादसा नहीं था, इसके बेशुमार दुश्मन थे जो इस पूरे प्लान का हिस्सा हो सकते हैं। अब आखिरी बात, इसे मास्टर ऑफ फेक सर्जिकल स्ट्राइक्स भी कहा जाता है। वो इस तरह से कि ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, बड़े अहम ओहदे पे था। इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में उड़ी एक जगह है, वहां पर सैकड़ों इंडियन फौजी मारे जाते हैं, और ये भी एक बदनामी इसने अपने नाम मोल ली। और उसके बाद इसने कहा जी हम एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, पाकिस्तानी इलाके में गए और वीडियो बनाई वगैरह वगैरह, और हमने तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को भी लेके आए, देखें अपने इन्होंने कहाँ पर ये सर्जिकल स्ट्राइक की। लेकिन अपने लोगों को इस तरह से इसने खुश करने की कोशिश की, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से बालाकोट में इन्होंने अपने लोगों को बताया कि हम पाकिस्तानी इलाके में गए और 350 लोग हम मार आए, और हम जब अपने ऑब्जर्वर्स लेके गए और जर्नलिस्ट को वहाँ पर लेके गए, कैमरामैन वहाँ पर लेके गए, तो वहाँ पर 1-2 दरख्त जो थे वो टूटे थे, 2 कौवे मारे गए थे, और हमने एहतजाज किया कि इकोसिस्टम खराब करने की कोशिश की है। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, आजकल के दौर में कोई बात ढकी छुपी नहीं रह सकती। जब इन्होंने इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में पाबंदी लगाई थी, सारी चीज़ें बाहर आती थी, लोग वीडियोस बनाते थे, वायरल होती थी, सोशल मीडिया पे आती थी। तो जब इन्होंने बालाकोट पे अगर सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो हमारे गिरदोनवा लोग हैं, कोई एक वीडियो, कोई एक इमेज सामने आया, कोई बिल्डिंग तबाह होने की चीज़ें सामने आई हों, जो सैटेलाइट इमेजरी है उन्होंने कुछ तस्वीरें खींची हों, दुनिया की जो लोग हैं काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर और तजर्बा रखते हैं, वो भी बात करते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं, लेकिन अपने लोगों को बताया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, मोदी को इलेक्शन जितवाना है। तो ये एक बड़ा अहम आलाका था हिंदुत्व सोच का। इसके बेशुमार दुश्मन भी थे, आर्मी के अंदर भी दुश्मन थे, एयरफोर्स के अंदर भी एक नाराज़गी पाई जाती थी जो इस चीज़ की तरफ हमें इशारा करती है कुछ भी हो सकता है। जो चॉपर है जिसका क्रैश हुआ उसके पीछे कॉन्स्पिरेसीज थियरीज हैं, और ये सारी बातें मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया है वो कर रहा है। अगली वीडियो किसी नए टॉपिक को लेकर, किसी नई चीज़ को लेकर इंशाल्लाह हाजिर खिदमत दूंगा। अपना अपने गिरदुआ लोगों का बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।